जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जो दुनिया के छठे हिस्से पर फैला हो। एक ऐसी सुपर पावर जिसने पहले इंसान को स्पेस में भेजा, हिटलर की वॉर मशीन को घुटनों पर ला दिया और जिसके पास इतने न्यूक्लियर हथियार थे कि वो पूरी दुनिया को 10 बार खत्म कर सकती थी। 1985 में ये एक सच्चाई थी और ठीक 6 साल बाद 1991 तक वो देश नक्शे से ही गायब हो गया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक सुपर पावर यूं ही गायब कैसे हो सकती है। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म की कहानी है जिसमें चरमराती इकोनॉमी, एक खत्म ना होने वाला युद्ध और एक लीडर के वो सुधार थे जिसने अनजाने में ही पूरे सिस्टम को नीचे गिरा दिया। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये इतना बड़ा ग्लोबल टाइटन आखिर नक्शे से मिट कैसे गया? जैसा कि हमने बात की, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो दम तोड़ रही थी, एक लड़ाई जो देश को अंदर से खाए जा रही थी, और कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो सही इरादे से किए गए पर उनका नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। इस पतन को समझने के लिए हमें सतह के नीचे देखना होगा, उस नींव को जिसमें बहुत गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। यहीं से हमें पता चलता है कि सिस्टम अंदर से कितना खोखला हो चुका था। बाहर से देखने पर सोवियत यूनियन एक लोहे का किला लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी अर्थव्यवस्था में जंग लग रहा था। सोचिए, जहां हर चीज सरकार चलाती हो, कोई कंपटीशन नहीं, कोई नए आइडियाज नहीं, कोई इनोवेशन नहीं। दशकों तक ऐसा चलने का नतीजा ये होता है जिसे कहते हैं ठहराव की अर्थव्यवस्था। और ये अंतर देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 1980 के दशक तक सोवियत इकोनॉमी अमेरिका के मुकाबले मुश्किल से आधी रह गई थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत था कि एक बहुत बड़ी आर्थिक कमजोरी पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खा रही थी। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। एक तरफ इकोनॉमी डूब रही थी तो दूसरी तरफ मिलिट्री का भी दम निकल रहा था। 10 लंबे, बहुत ही मुश्किल साल सोवियत आर्मी अफगानिस्तान में फंसी रही। ये वो जंग थी जिसने न सिर्फ देश का खजाना खाली कर दिया, बल्कि अजय रेड आर्मी का जो एक मिथ था उसे भी हमेशा के लिए तोड़ के रख दिया। इस प्रॉब्लम की गहराई को समझिए। हथियारों की होड़ का बोझ बहुत बहुत ज्यादा था। सोवियत यूनियन अपने देश की कुल कमाई का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ मिलिट्री पे खर्च कर रहा था। अब जब इतना सारा पैसा मिसाइलों और टैंकों पर जाएगा तो आम लोगों की जरूरतों के लिए क्या ही बचेगा। और फिर 1985 में सीन पर आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। वो यंग थे, उनमें एक करिश्मा था और उन्हें ये साफ साफ दिख रहा था कि जहाज डूब रहा है। उन्होंने सिस्टम को अंदर से ही ठीक करने का फैसला किया, एक ऐसा दांव जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। उन्होंने 2 बड़े क्रांतिकारी आइडियाज पेश किए। पहला था ग्लासनोस्ट यानी खुलापन। दशकों में पहली बार लोग बिना डरे सरकार की बुराई कर सकते थे। दूसरा था पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन। ये एक कोशिश थी कि जो सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है उसमें थोड़े बाजार वाले सुधार लाए जाएं। लेकिन इन सुधारों का नतीजा वो नहीं निकला जिसकी उम्मीद थी। सोचिए, एक कमरा जो 70 साल से बंद हो, उसकी खिड़की अचानक खोल दी जाए। गोर्बाचेव को उम्मीद थी कि एक ताज़ी हवा का झोंका आएगा, लेकिन असल में आया एक बवंडर। जब लोगों को बोलने की आज़ादी मिली तो उन्होंने छोटे मोटे सुधार नहीं मांगे, उन्होंने पूरी आज़ादी ही मांग ली। और फिर एक एक करके सब ढहने लगा। गोर्बाचेव ने अनजाने में उन ताकतों को आज़ाद कर दिया था जिन्हें अब कोई नहीं रोक सकता था। पहले पूर्वी यूरोप में और फिर खुद सोवियत यूनियन के अंदर क्रांतियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। 1989 ये साल सब कुछ बदलने वाला था। पोलैंड में फ्री इलेक्शंस हुए, बाल्टिक देशों ने आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट किया और फिर नवंबर में बर्लिन की दीवार गिर गई। पहले कभी ऐसा होता तो सोवियत टैंक इन विद्रोहों को कुचल देते, पर गोर्बाचेव ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कुछ नहीं किया और ये एक सीधा सीधा सिग्नल था कि मॉस्को की पकड़ अब टूट चुकी है। जब बर्लिन की दीवार गिरी तो 15 सोवियत रिपब्लिक्स तक ये संदेश बिल्कुल साफ और जोरदार तरीके से पहुंचा। मॉस्को की पकड़ अब खत्म हो चुकी है। बाल्टिक से लेकर यूक्रेन तक आज़ादी की मांग अब एक ऐसी आंधी बन चुकी थी जिसे रोक पाना नामुमकिन था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी, सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, जब पुरानी सत्ता ने वक्त को पीछे मोड़ने की एक आखिरी हताश कोशिश की।
अगस्त 1991 में कट्टरपंथियों ने तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने गॉर्बेचेव को नजरबंद कर दिया। लेकिन वो एक बहुत जरूरी बात भूल गए। लोग अब डरते नहीं थे। एक नया दमदार लीडर बोरिस येल्सिन मॉस्को में एक टैंक पर चढ़ गया और लोगों को ललकारा। और सबसे अहम मोड़ तब आया जब सेना ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सिर्फ 3 दिनों में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। और बस इसी के साथ खेल खत्म हो गया। 25 दिसंबर 1991 क्रिसमस का दिन मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया। सोवियत यूनियन को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया और इसी के साथ कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। इस पतन का असर बहुत बड़ा था। रातों रात एक विशाल साम्राज्य के टूटने से दुनिया के नक्शे पर 15 नए देश उभर आए। तो आखिर हम इससे सीखते क्या हैं? यही कि दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें बना लो, सबसे बड़े बम बना लो, लेकिन अगर लोग ही सिस्टम पर भरोसा करना छोड़ दें तो कोई भी चीज उसे बचा नहीं सकती। ये पतन असल में विचारधारा की हार थी, ना कि सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी की। सोवियत यूनियन के टूटने से दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। अब सवाल ये है कि इसके पतन से जो 15 नए देश बने, उनमें से किसके बारे में हमें अगली बार बात करनी चाहिए। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा।